हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने ज़िंदगी को आनंद से भरिए। तो मैं हूँ आपके साथ मंजू तिवारी बच्चों, और हम पढ़ते हैं अपने अध्याय को। और हम पढ़ने वाले हैं अपने अध्याय में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर को जानेंगे इस अध्याय में हम। तो आइए सबसे पहले भाषा की जानकारी ले लेते हैं। चित्रों के माध्यम से इसे समझते हैं। पहले चित्र में, मम्मी आज आप खुशी से झूम उठेंगी। मम्मी ने कहा क्यों। अब दूसरे चित्र में क्या बातचीत हुई। मम्मी, मैं कविता वाचन प्रतियोगिता में प्रथम आया हूं। सच। कविता वाचन प्रतियोगिता में पहला स्थान पाकर घर लौटे लक्ष्य ने खुशी से मम्मी को आवाज़ लगाई और कहा, मम्मी आज आप खुशी से झूम उठेंगी। मम्मी ने क्यों पूछने पर उसने उत्साह से भरकर कहा, मम्मी मैं कविता वाचन प्रतियोगिता में प्रथम आया हूँ। यह सुनकर मम्मी के मुंह से निकला सच, और उन्होंने लक्ष्य को गले से लगा लिया। चलिए अब आपको एक और घटना सुनाते हैं। मानस के दादाजी ने उसे एक पर्ची पर अखबार का नाम लिख कर दिया और सामने की दुकान से अखबार मंगवाया। मानस जब दुकानदार के पास गया तो उसने पर्ची पढ़कर उसे अखबार दिया। मानस अखबार लेकर दादाजी के पास आ गया। तो बच्चों, देखा आपने, पहले उदाहरण में जहां लक्ष्य और मम्मी ने बोलकर तथा सुनकर एक दूसरे की बात समझी, वहीं दूसरे उदाहरण में दादाजी ने पर्ची पर लिखकर अखबार मंगवाया तथा दुकानदार ने पर्ची में लिखी बातों को पढ़कर सरस को अखबार दिया। बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर विचार को जानने का यही साधन भाषा है। इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन की बात दूसरों को समझा सकें तथा दूसरों की बात को सुनकर या पढ़कर समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। कभी कभी व्यक्ति इशारों से भी अपने भाव प्रकट करना चाहता है, लेकिन इशारों से समझाया जाने वाला यह भाव भाषा के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि इशारों से हर भाव प्रकट नहीं किया जा सकता। अतः भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो आइए सबसे पहले मौखिक भाषा को जानें। तो बोलने व सुनने के माध्यम से जो भाव या विचार हम तक पहुंचते हैं या हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, पहले चित्र में रेडियो, दूसरे चित्र में टेलीविजन, टेलीफोन और भाषण। ये क्या है बच्चों? यह मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा है बच्चों लिखित भाषा। लिखने व पढ़ने के माध्यम से जो भाव या विचार हम तक पहुंचते हैं या हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए, पत्रिकाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्र, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, अंग्रेजी आदि। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। क्योंकि भारत के 70% से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आइए अब लिपि के बारे में जान लेते हैं। तो बोलने के लिए हम जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, उन्हें लिखकर समझाने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। इन चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। लिपि द्वारा ही ज्ञान विज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। अतः कहा जा सकता है कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी, संस्कृत एवं मराठी भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की फारसी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अब आगे हम व्याकरण की जानकारी लेते हैं।
भाषा को शुद्ध तथा स्पष्ट बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। ये नियम व्याकरण के नियम या व्याकरण कहलाते हैं। जिस तरह यातायात के नियमों के अनुसार यातायात संचालित व नियंत्रित करना होता है, उसी तरह व्याकरण वर्णों, शब्दों व वाक्यों के समूह को नियंत्रित करता है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, जैसे कि राखी विद्यालय जाती है, उमेश खाना खाता है, हम मेला देखने जाऊंगा। यहाँ लिखा है राखी विद्यालय जाता है, उमेश खाना खाती है, हम मेला देखने जाऊंगा। तो ऊपर लिखे वाक्य अशुद्ध हैं। व्याकरण के नियम ही हमें उनके शुद्ध या अशुद्ध होने की जानकारी देते हैं तथा यह बताते हैं कि ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं उनमें कर्ता का जो लिंग, वचन और कारक है उसी के अनुसार क्रिया आदि का रूप होना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों का सही रूप इस प्रकार होगा बच्चों कि राखी विद्यालय जाती है, उमेश खाना खाता है और मैं मेला देखने जाऊंगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो आइए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। तो आओ दोहराएं। जिस साधन के द्वारा हम लिखकर व बोलकर अपने मन की बात दूसरों को समझा सके व दूसरों की बात को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। लिपि द्वारा ही ज्ञान विज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। हिंदी, संस्कृत एवं मराठी भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों का ज्ञान करवाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो चलिए अब अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भाषा के दोनों रूपों के नाम तथा परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक व लिखित। बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे आप। अब बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। पहला, यहाँ विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। भाषा कहते हैं मन के भावों के आदान प्रदान के साधन को। इसमें अ वाला विकल्प सही है। ख, लिपि कहते हैं प्रत्येक मौखिक ध्वनि के निर्धारित चिन्हों को। इसमें भी अ वाला विकल्प सही है। ग, भाषा के रूप हैं दो। ब वाला विकल्प सही है। घ, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। इसमें स वाला विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक व लिखित। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर देंगे आप। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में सही तथा गलत पर निशान लगाइए। क, भाषा के तीन मुख्य रूप हैं, गलत। ख, इशारों से समझाए जाने वाले भाव भी भाषा कहलाते हैं, गलत। ग, संस्कृत व मराठी की लिपि देवनागरी है, सही। ग, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, सही। ड, मुख से निकलने वाली ध्वनि के लिए निश्चित चिन्ह लिपि कहलाते हैं, बिल्कुल सही। प्रश्न 4, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, बाकी लिपियों के नाम आप स्वयं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। मौखिक व लिखित भाषा को व्यक्त करने के मुख्य तीन माध्यम लिखिए। अब मौखिक भाषा को व्यक्त करने के लिए जैसे भाषण देना, कविता सुनाना, कहानी सुनाना, इसी प्रकार लिखित भाषा के लिए भी आप लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब क्रियाकलाप एक्टिविटी करेंगे। भाषा की परिभाषाएं उनके रूपों पर आधारित एक चार्ट बनाइए। आपने चार्ट बनाना है भाषा के रूपों को आधार बनाकर, और उसके बाद बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करेंगे। नीचे तालिका वाला प्रश्न भी करेंगे। इसमें से आपने भारतीय भाषाओं के नाम ढूंढने हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये अध्याय आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। इसका लगातार अभ्यास जारी रखिएगा, तभी आप भाषा में अच्छी पकड़ बना सकेंगे। तो अभ्यास जारी रखते हुए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।